हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का न्यूज पॉइंट में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद का शीतकालीन सत्र जारी, गृह मंत्री अमित शाह देंगे संसद में बयान। नागालैंड में फायरिंग मामले पर देंगे बयान। सीएम योगी का आजमगढ़ दौरा, 69 परियोजनाओं की दी सौगात, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को दिए प्रमाण पत्र। मायावती ने बीजेपी सभा पर साधा निशाना, कानून व्यवस्था को लेकर बोला हमला, कहा एसपी के शासनकाल में गुंडागर्दी चरम पर, दलितों पर हो रहा अत्याचार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकी गए पकड़े जिंदा, मेड इन चाइना ग्रेनेड बरामद। टीम इंडिया ने दर्ज की सबसे बड़ी टेस्ट जीत, मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को 372 रन से हराया, जयंत अश्विन बने जीत के हीरो। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। सोमवार को संसद की कार्यवाही से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी नेताओं की एक बैठक हुई। वहीं 12 निलंबित सांसद शाम 6 बजे तक महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठेंगे। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा और प्रोफेसर मनोज झा देश में बढ़ती महंगाई का मुद्दा भी उठाएंगे। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में कई बिल पेश किए जाएंगे। नागालैंड में ग्रामीणों और सुरक्षा कर्मी की मौत मामले में गृह मंत्री अमित शाह आज सदन के दोनों सदनों में बयान देंगे। कांग्रेस सांसदों की ओर से भी इस विषय पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया गया है। संसदीय सूत्रों ने बताया कि अमित शाह पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में बयान दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के चलाए ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया है। ये आतंकी शोपिया जिले के गांव में एक स्कूल में छिपे हुए थे। आतंकियों के पास से चीन में बने हुए 2 ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। सेना की ओर से जारी बयान में बताया गया कि गांव के एक स्कूल में 2 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद पुलिस और सेना के जवानों ने आतंकियों को घेर लिया। आतंकियों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे। पकड़े गए आतंकियों की पहचान शाहिद गनई और किफायत अयूब अली के रूप में हुई है। इनके पास से पिस्टल, 2 चीनी ग्रेनेड और अन्य हथियार भी जब्त किए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आजमगढ़ को 198.58 करोड़ रुपए की 69 परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और 40 का शिलान्यास शामिल है। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां जीत के लिए पूरी कोशिशें कर रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश को करीब 100 अरब रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 8,603 करोड़ रुपए के गोरखपुर खाद कारखाना, 1,011 करोड़ से गोरखपुर में ही बने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और 36 करोड़ की लागत वाले RMRC के हाईटेक लैब्स का उद्घाटन करेंगे। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर की 65वीं पुण्यतिथि है। वहीं इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने और गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अर्पित किया। इसलिए आज के दिन उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। पार्टियां एक दूसरे के कामों पर सवाल उठा रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। साथ ही अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई। मायावती ने कहा कि जनता जानती है कि सपा के शासनकाल में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। बीएसपी के शासनकाल में कानून राज चलता था। उन्होंने आगे कहा कि आज बीजेपी कहे कि उनके राज में कानून राज चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन छोटी जाति के ऊपर जुल्म ना हो। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कह दिया। उस पर सिंधिया ने जवाब दिया और कहा कि मैं उनके स्तर तक नहीं गिरना चाहता। जो लोग आतंकवादी ओसामा को ओसामा जी कहते हैं और कहते हैं
कि अगर वो सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। जनता ही फैसला करेगी कि कौन गद्दार है और कौन नहीं। दिग्विजय सिंह जी का मैं क्या कहूँ, अब इतने बुजुर्ग नेता हैं, उनकी आदत ही यही है। अब मैं उनका पोल खोलना नहीं चाहता क्योंकि उनके स्तर तक मैं जाना नहीं चाहता। जिस स्तर तक वो गए हैं, मुझे तो अफसोस है कि इतने बुजुर्ग और इतने राजनीति में परिपक्व होते हुए नेता, कहीं तो कांटा चुभ रहा है ना। ये भी आरोप है कि आप सुन लीजिए ना, कहीं तो कांटा चुभ रहा है, और कांटा चुभ रहा है इसलिए ये अंदर की भड़ास निकल रही है। मेरी आदत नहीं है उस स्तर तक जाने की। सिंधिया परिवार का एक स्तर है, उस स्तर को मैं बनाए रखूंगा। वो जितना भी उकसाने की कोशिश करें, वो उनका ही स्थिति, उनकी अंतरात्मा की स्थिति दर्शाती है और उनका ही मानसिक संतुलन दर्शाती है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी सोमवार को इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपना चुके हैं। कुरान की आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने वाले वसीम रिजवी ने सोमवार को हिंदू धर्म को मंजूर कर लिया। वसीम रिजवी ने कहा कि मुझे इस्लाम से बाहर कर दिया गया है। हमारे सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है। आज मैं सनातन धर्म अपना रहा हूँ। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को जमकर बवाल काटा। समाजवादी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए निकले तो सीएम के कार्यक्रम स्थल के पहले ही पुलिस कर्मियों ने उनको रोकने की कोशिश की, जिसके बाद सपा नेताओं और पुलिस कर्मियों के बीच भिड़ंत हो गई। सपा कार्यकर्ताओं पर डिप्टी एसपी से बदसलूकी करने का बड़ा आरोप लगा है, जिसको लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया। इस ट्वीट में बीजेपी ने कहा कि सपा के मुखिया बदजुबानी करते हैं, उनके कार्यकर्ता पुलिस पर हाथ उठाते हैं और उस कहावत को चरितार्थ करते हैं कि जितना बड़ा झंडा उसके पीछे छिपा उतना ही बड़ा सपाई गुंडा। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8,306 नए केस सामने आए। वहीं 211 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 21 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अब एक्टिव केस की संख्या 98,416 है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,73,537 हो गई है, तो रिकवरी रेट 8,834 है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की हवा की गुणवत्ता में पिछले कुछ दिनों से सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। इस वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। 6 दिसंबर की सुबह दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में भी जहरीली हवा का असर कम हुआ है, तो वहीं सभी इलाके रेड जोन से बाहर हो चुके हैं। बता दें कि 6 दिसंबर को सुबह को दिल्ली में AQI लेवल 284 से नीचे बना हुआ है। दिसंबर का महीना आगे बढ़ते ही दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। वहीं चक्रवात जवाद के कमजोर होकर गहरे दबाव में बदलने के साथ मौसम विभाग ने बदलाव को लेकर जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार मौसम में इस बदलाव के चलते जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में अगले 2 दिन हल्की से भारी बर्फबारी हो सकती है। वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश भी हो सकती है। भारत ने मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को 372 रनों से हराकर मैच और सीरीज पर कब्जा कर लिया है। रनों के हिसाब से भारत की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए 540 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 167 रनों पर ऑल आउट हो गई। बता दें कि भारत ने अपनी पहली पारी में 325 रनों का बड़ा स्कोर बनाया था, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से मयंक अग्रवाल ने शानदार 150 रन बनाए। तो वहीं अगर न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में ही 62 रनों पर सिमट गई, तो दूसरी पारी में भारत ने 276 रनों पर अपनी पारी घोषित कर दी। दूसरी पारी में भी न्यूजीलैंड सिर्फ 167 रन बना पाई। फिलहाल के लिए न्यूज पॉइंट ने मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार।
हर पल आपके साथ।